पिछले लेक्चर्स में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे थे। तो आज हम याद है ना, रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे थे। सर दिख नहीं रहा। जी दिख नहीं रहा। जी, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। जी जी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे थे। आज हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये वो ऑपरेटर होते हैं जिनका इस्तेमाल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये ऑपरेटर है, ये जो है इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि a इज इक्वल्स टू 10, इस तरीके की एक वैल्यू है। तो हमने क्या किया कि ये जो 10 वैल्यू है, ये वैल्यू हमने a नाम के वेरिएबल को असाइन कर दी। हम लोग ऐसा लिखते हैं, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो हम कौन से ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं? तो हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इस स्टेटमेंट में क्या हुआ कि असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया कि ये जो 10 वैल्यू है, इस वैल्यू को ए वेरिएबल को असाइन कर दिया, ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया उस वैल्यू को। अब जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसा, ठीक है, तो मान लीजिए कहीं मेमोरी में कहीं तो भी एक, ये हमारी मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी में कहीं तो भी एक जगह पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ इंटीजर टाइप का। ठीक है, इंटीजर टाइप एक वेरिएबल क्रिएट हुआ वहाँ, और उसका नाम रखा हमने ए नाम रखा हमने उसका। अब जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे प्रयोग किया, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पर 10। तो इस ए वेरिएबल के अंदर हमने ये 10 वैल्यू असाइन कर दी, इसीलिए इस ऑपरेटर को कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल क्या होता है कि जैसे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर जहाँ भी यूज़ होता है, जहाँ भी प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ से ये उस करंट स्टेटमेंट के 2 पार्ट कर देता है। एक होता है राइट साइड और एक होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्लियर हो रहा है? हेलो? जी हाँ, क्लियर हो रहा है। जी जी, ठीक है। तो जब भी 2 पार्ट हो गए ये करंट स्टेटमेंट के, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो जो राइट हैंड साइड होती है इस असाइनमेंट ऑपरेटर की, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट पहले एग्जीक्यूट होता है। जब तक सेमीकोलन नहीं आता तब तक ये पार्ट पहले एग्जीक्यूट होता है। सेमीकोलन माने क्या होता है कि फुल स्टॉप हो गया। ओके, तो फुल स्टॉप जहाँ पे मिल गया तब तक ये राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होती है। ठीक, और जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा, जो भी इसका कैलकुलेशन करके रिज़ल्ट आएगा, वो सारा का सारा रिज़ल्ट ये असाइन कर देता है लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, फिर से हमने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 10। जैसे ही इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 ऐसा हमने लिखा, तो यहाँ पर क्या मिला? असाइनमेंट ऑपरेटर।
तो असाइनमेंट ऑपरेटर मिलने के तुरंत बाद क्या हुआ, ये जो एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हुए, एक हुआ राइट साइड और एक हुआ लेफ़्ट साइड। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि राइट साइड वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो पहले एग्जीक्यूशन कौन सा हुआ, इक्वल टू के बाद वाला सेमीकोलन तक। तो ये क्या हुआ 10 है, तो ये क्या हुई, एक वैल्यू हुई, तो ये वैल्यू उसने क्या किया, असाइन कर दी लेफ़्ट हैंड साइड को। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और उसका नाम है ए। तो ये जो 10 वैल्यू है ये असाइन हो गई ए वेरिएबल को। ओके, क्लियर। क्लियर हुआ जी जी, ठीक है। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस, ठीक है। हम लोगों ने उसका प्रोग्राम भी देखा था। तो आई होप सबको क्लियर होंगे ये एरिथमेटिक ऑपरेटर। बताने हैं फिर से। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे थे। एरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि a इज़ इक्वल टू 10 था, यहाँ पे हम लोग 5 लिया है। फिर हम लोगों ने देखा था कि c इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होता है कि c इज़ इक्वल्स टू, देखिए एक स्टेटमेंट है, तो जैसे ही इक्वल्स टू स्टेटमेंट आता है तो क्या होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो पार्ट हो गए स्टेटमेंट के। अब ये दो पार्ट में राइट हैंड साइड वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, तो a प्लस बी पहले एग्जीक्यूट हुआ और जो भी उसका आंसर आएगा वो कहाँ आएगा, c में, ठीक है। जितनी सारी हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे, जितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इवन पाइथन, तो सभी में ये रूल काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का ये जो रूल है कि राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट करता है, तो ये रूल सभी जगह काम करता है। पहले क्या होता है, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होती है जब तक सेमीकोलन नहीं आता तब तक, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाता है जब हम लोग इसे यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लस और असाइनमेंट, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम लोगों ने इस तरीके से इसका यूज़ किया असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो अगर हम लोगों ने देखिए यहाँ पर c प्लस इक्वल्स टू a, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो इसका मीनिंग होता है c इज़ इक्वल्स टू c प्लस a, ठीक है। ये और ये सेम है। मान लीजिए कि हमारे पास c के अंदर 5 वैल्यू है और a के अंदर भी 5 है, ठीक है। तो अगर हमने लिखा c प्लस इक्वल्स टू a, इस तरीके से हमने लिखा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास a वेरिएबल है और ये c वेरिएबल है। a के अंदर 5 वैल्यू है, c के अंदर भी 5 है, ठीक है। तो हमने कहा c प्लस इक्वल्स टू a, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मीनिंग हुआ इसका c इज़ इक्वल्स टू c प्लस a। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट हुआ अगर वैल्यू वाइज देखें हम लोग इसे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट करता है, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट हुई तो इसका रिजल्ट क्या आया, 10। अब जैसे ही ये इक्वल्स टू आया यहाँ पर, ठीक है, तो इसने पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट कर दी और इसका रिज़ल्ट भी आ गया। अब ये रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा सी के अंदर,
तो सी के अंदर जो 5 वैल्यू थी वो हट के यहाँ पे जो नई वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जी ठीक है। अब जैसे कि एडिशन के लिए हुआ सेम एज सब्सट्रैक्शन के लिए भी होगा वैसा ही। अगर हम लोग ऐसे कहते हैं कि सी माइनस इक्वल्स टू ए, तो ये क्या कहलाएगा, सी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, और ये हो जाएगा 0, और ये 0 चला जाएगा यहाँ पर सी में। तो सी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, सेम एज मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैसा ही होगा, c इज इक्वल्स टू सी इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 25। ठीक है, और ये c में असाइन हो जाएगा। डिवाइडेशन के लिए भी सेम वैसे ही होगा, और मॉड्यूलस के लिए भी सेम वैसे ही होगा। ओके, जी, सभी का प्रक्रियाएं एक ही रहेंगी इसमें। सभी के लिए ऐसे ही काम करेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक रूल यही है कि ये क्या करता है, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट करता है। तो जहाँ कहीं भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर दिखे तो वहाँ पर क्या होगा, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाएगा। इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। जी लिस्ट में मेरा नंबर भी हो तो। ठीक है, फिर हम लोग हमारे अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अच्छा असाइनमेंट ऑपरेटर में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है असाइनमेंट ऑपरेटर में? ओके, ठीक है, तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये ज़्यादातर ये कैलकुलेशंस में काम आता है। जैसे कि एक नंबर से इंक्रीज़ करना है या एक नंबर से हमें वैल्यू को डिक्रीज़ करना है, तो इसलिए ये ऑपरेटर काम में आता है। लेकिन जब ये ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये ऑपरेंड के पहले लिखा गया है या बाद में लिखा गया है ये मायने रखता है। अगर ये ऑपरेंड के पहले लिखा गया है तो इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, और अगर बाद में लिखा गया है तो इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेंड में हम लोग लिखते हैं ऑपरेंड के साथ, तो इसका क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट होता है और बाद में रिज़ल्ट शो होता है। और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट लिखते हैं तो पहले जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी और बाद में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे हम लोग देखेंगे इसे, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर a इज इक्वल्स टू 20। तो ये जो है ये क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जब तक सेमीकोलन नहीं आता तब तक ये राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो जाएगा। तो 20 के बाद तुरंत सेमीकोलन आ गया तो ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। तो 20 असाइन हो गया इंटीजर टाइप वेरिएबल a को। तो मेमोरी में कहीं तो भी एक वेरिएबल क्रिएट हुआ a इज इक्वल्स टू 20। अब a के अंदर कितनी वैल्यू है, 20 वैल्यू है। फिर हमने लिखा हमने प्रीफिक्स यूज़ किया। ठीक है, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट हमने यूज़ किया है। यहाँ पर हम लोगों ने प्री इंक्रीमेंट यूज़ किया है। पहले क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट हो गया और बाद में उसको ये प्रिंट होगा। प्लस प्लस क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट हो गया 1 से, प्लस प्लस माने क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और बाद में वो प्रिंट होगा। तो अब a के अंदर वैल्यू कितनी है, 20। तो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी,
21 हो जाएगी, ठीक है। जी तो ये क्या हो जाएगा 21। देखिए ये 1 से इंक्रीमेंट हो गया तो ये हो गया 21। ओके, अब अगर हम लोग ए की वैल्यू चेक करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया प्लस प्लस ए, तो पहले हमने इंक्रीज़ कर दी और फिर ए की वैल्यू प्रिंट की। फिर हमने क्या कहा अब ए की वैल्यू प्रिंट करो। अब ए के अंदर क्या है 21, तो अब यहाँ पे तो 21 आना ही है। तो ये देखिए यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा माइनस माइनस ए। हमने क्या कहा माइनस माइनस ए, हमने पहले उसको डिक्रीमेंट कर दिया ए की वैल्यू को और फिर प्रिंट किया। तो ए के अंदर अभी करंटली वैल्यू क्या है 21। एक से अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो एक से अगर कम हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी 20 20 20 20 आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रिंट किया, फिर उसको कि ए के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए के अंदर कौन सी वैल्यू है अभी करंटली 20 20, तो ये 20 आ गया यहाँ पर। अब देखिए ये हमने क्या देखा प्री इंक्रीमेंट देखा हमने कि पहले इंक्रीमेंट हो गया और बाद में हमने उसको प्रिंट किया। अब देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब करंटली ए के अंदर कौन सी वैल्यू है 20 वैल्यू है। अब 20 हाँ, अब हमने क्या किया ए प्लस प्लस, ओके। तो पहले क्या हुआ ए प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले ए प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा 1 से, ओके। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। लेकिन ये ऑलरेडी प्लस हो गया है, +1 हो गया है। हमने क्या कहा ए प्लस प्लस, तो ये एक्चुअल में कितना है ये 21 होना चाहिए, 20 ठीक है। तो जब हम ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पर ए प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पर जब ए की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आएगा 21, ठीक है। अब सेम एज जैसे इंक्रीमेंट हुआ वैसे ही क्या होगा डिक्रीमेंट भी होगा, ओके। तो हमने क्या कहा कि पहले ए की वैल्यू प्रिंट करो और फिर उसको डिक्रीमेंट करो। अब ए के अंदर वैल्यू कौन सी है 21, 21 ओके। तो 21 क्या हो जाएगा 21 पहले प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद वो डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो ये 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा ये 21 प्रिंट हो जाएगा, तो ये 21 प्रिंट हुआ और 1 से डिक्रीमेंट हो गया और ये क्या हो जाएगा 20। और जब हम यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये क्या आना चाहिए यहाँ पर 20, सॉरी ये 20 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ है ये या फिर से एक्सप्लेन करना है? प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, एक बार बताओ सर। ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे मेन फंक्शन से शुरू हुआ हमारा प्रोग्राम इंटीजर a इज़ इक्वल टू 20। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर है इसे क्या कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हमने देखा राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट हुई, सेमीकोलन तक एग्जीक्यूशन हुआ, तो जो भी आंसर आया रिजल्ट आया वो असाइन हुआ लेफ्ट हैंड साइड को। तो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल में
इंटीजर टाइप वेरिएबल में 20 वैल्यू असाइन हो गई। अब हमने क्या किया कि प्री इंक्रीमेंट पहले देख रहे हैं हम लोग कि अगर पहले इंक्रीमेंट हो जाए और बाद में उस वेरिएबल को प्रिंट करें तो क्या होगा। ठीक है, ये प्लस प्लस जो है ये हमेशा एक से बढ़ाता है या एक से कम करता है, माइनस माइनस क्या करता है, कम करता है, और प्लस प्लस एक से बढ़ाता है। लेकिन ये प्लस प्लस और माइनस माइनस सिर्फ एक ही वैल्यू इंक्रीज कर पाएंगे या डिक्रीज कर पाएंगे सिंगल एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले प्री इंक्रीमेंट देख रहे हैं हम लोग, पहले इसको इंक्रीमेंट किया, अब पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर प्लस प्लस। तो क्या किया हमने 20 + 1 प्लस प्लस माने क्या हुआ, a प्लस प्लस माने क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू a + 1, ये मीनिंग हुआ इसका। ठीक है, तो हमने क्या किया प्लस प्लस, और अगर हम लोग इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, सॉरी प्लस प्लस, तो भी इसका मीनिंग यही हुआ, a इज इक्वल्स टू a + 1। ठीक है, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय हम लोग प्री इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं या पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं, तो जो आउटपुट है हमारा ये उस पर निर्भर करेगा कि हम लोगों ने इसको प्री इंक्रीमेंट किया है या पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। तो अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं इसे। हम लोगों ने किया इसे प्री इंक्रीमेंट, तो ए के अंदर हमारी वैल्यू है 20, तो 20 अगर है और हमने इसको कहा कि पहले इंक्रीमेंट करो और बाद में उसको प्रिंट करो, तो जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 से हट के ये क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट होके 21। ओके, तो ये देखिए ये आ गया हमारा 21। अब हमने क्या कहा, ए की वैल्यू को प्रिंट करो। ए के अंदर क्या है, ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, 21, तो ये 21 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि माइनस माइनस ए, तो हमने क्या किया कि डिक्रीज किया, प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पर, पहले ही उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ए के अंदर कौन सी वैल्यू है अभी 21, इसको पहले डिक्रीज किया 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करने के बाद 20, तो ये आ गया 20। फिर हमने कहा कि ए के अंदर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करो, तो ए के अंदर कौन सी वैल्यू है 20, तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। अब देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है कि पहले जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट कैसे होगा, अभी ए के अंदर पहले कौन सी वैल्यू है, अभी करंटली कौन सी वैल्यू है, ए के अंदर 20 है, तो ये 20 प्रिंट हो जाएगा पहले और बाद में इसको इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा, ए के अंदर क्या है 20, और फिर ये प्रिंट होने के बाद ये इंक्रीमेंट हो गया। अब इंक्रीमेंट तो हो गया, ये +1 तो हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग अब यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस प्लस तो हो गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21, जो कि ये वैल्यू है हमारी। सेम एज अगर हम लोग इसे ए माइनस माइनस यूज़ करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट को, तो ये कैसे हो जाएगा, ए के अंदर वैल्यू कौन सी है अभी करंटली 21, ये -1 हो जाएगा डिक्रीमेंट करते समय, लेकिन ये पहले प्रिंट होगा, तो पहले प्रिंट क्या होगा 21, तो ये पहले 21 प्रिंट हो गया और फिर -1 ये हो गया 20। और जब हम ए की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 20।
ओके, क्लियर हुआ ये प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट? फिर से एक्सप्लेन करना है? ठीक है सर। नो सर, ठीक है, आगे बढ़े। सर क्लियर हो गया, ओके, फिर ग्रेट से नहीं हो रहा। ग्रेट। तो अब देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब हमारे प्रोग्राम में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर का जो उपयोग है वो दो या दो से ज़्यादा कंडीशन एक साथ हमें चेक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लॉजिकल ऑपरेटर। और इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, बुलियन वैल्यू में होता है। मीन्स क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में होता है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में ट्रू माने 1 होता है और 0 माने फॉल्स होता है। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है, पहला होता है लॉजिकल एंड, दूसरा होता है लॉजिकल और, तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। ठीक है, एंड और एंड नॉट, ये 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल एंड जो होता है, ये जो ऑपरेटर है, ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। 2 बार एम्परसेंड का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तब ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें आउटपुट तभी ट्रू मिलेगा, जब हमारी सारी कंडीशंस जो होंगी वो ट्रू होंगी। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमें इस ऑपरेटर के ज़रिए ट्रू रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 2 कंडीशंस है हमारे पास और दोनों में से दोनों ट्रू हैं, तो ही हमें आउटपुट ट्रू रिटर्न होगा, और दोनों में से एक भी गलत है तो हमें आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा। दूसरा है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर थोड़ा हेलो हेलो, यस सर। हाँ ओके, ये जो ऑपरेटर है ये क्या है कि लॉजिकल और ऑपरेटर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो हमें आउटपुट ट्रू रिटर्न करता है। इसे दोनों में से एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पहली कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये दूसरी चेक करेगा, दूसरी ट्रू हुई तो आउटपुट ट्रू हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स ही आएगा। अब तीसरे और लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ आते हैं, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट ये जो ऑपरेटर है ये कंडीशन रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। मीन्स अगर ये हमारा रिजल्ट ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऐसे कि यार उसके साथ बुरा नहीं हुआ। अब बुरा नहीं हुआ ये क्या हो गया, मीन्स बुरा नहीं हुआ लेकिन उसके साथ अच्छा हुआ है, या फिर अच्छा नहीं हुआ। तो अच्छा नहीं हुआ ये क्या हो गया, ये लॉजिकल नॉट हो गया। मीन्स अच्छा नहीं हुआ है तो क्या हुआ, बुरा हुआ है उसके साथ। ठीक है, तो जो भी रिज़ल्ट आता है ये उसको कन्वर्ट कर देता है, उसके रिवर्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर रिज़ल्ट हमारा ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा। एक टेबल के ज़रिए हम लोग कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 कंडीशन है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो हमें रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा लॉजिकल एंड के लिए। हम लोग अभी देख रहे हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि इसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है
तो भी रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, क्योंकि इसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, और दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स आना ही है। ओके, अब सेम एज यहाँ देखते हैं और ऑपरेटर को, लॉजिकल और ऑपरेटर को। अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब मान लीजिए कि पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, दोनों में से एक कोई भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, तो ये रिज़ल्ट ट्रू दे देगा। लेकिन पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, तो भी ये रिज़ल्ट ट्रू देगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए? आइदर और, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, इसमें से एक कोई भी कंडीशन ट्रू चाहिए, सही होनी चाहिए एक कोई भी कंडीशन। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सही होता है तो ये रिज़ल्ट हमें ट्रू में देता है, मतलब पॉजिटिव में देता है। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो ये रिज़ल्ट फॉल्स रहेगा। फिर क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसे प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। कहाँ से शुरू हुआ हमारा प्रोग्राम? वॉइड मेन से। सेव कर लेते हैं हम इसे। सेव कर लिया हमने हमारा प्रोग्राम को। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं? वेरिएबल्स लेते हैं, 3 वेरिएबल्स। इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 लिया हमने, इंटीजर b इज इक्वल्स टू 20 और इंटीजर c इज इक्वल्स टू 30 लिया। ठीक है, हमने कहा CLR SCR। CLR SCR क्या करता है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा आप लोगों को। बताइए बताइए। बड़ी आप पता तो है आप लोगों को, फिर हिचकिचाते क्यों हैं? ठीक है गाइज, आप लोग ना मुझसे डिस्कशन कीजिए, क्या होगा? हम लोग गलत होंगे और क्या होगा? सीखेंगे हम लोग, लेकिन इंटरेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि तीनों वेरिएबल में से सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर देखे थे। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर के ज़रिए हम लोग चेक करेंगे। मान लीजिए कि हम लोगों ने चेक किया इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b, क्या ये, अगर ये सही है, ठीक है, तो क्या करो, इसके अंदर आइए। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ़, अगर ये a इज़ ग्रेटर दैन b, तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या a इज़ ग्रेटर दैन c, और अगर ये सही है तो यहाँ पे प्रिंट करो प्रिंट एफ a इज़ ग्रेटर नंबर। ठीक है, देखिए क्या हमने क्या चेक किया पहले कि अगर a की वैल्यू क्या है, b से बड़ी है क्या? अगर हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा तो इस इफ़ ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है, अगर इफ़ ब्लॉक के अंदर आया फिर क्या होगा? दूसरी इफ़ कंडीशन चेक होगी, क्या a की वैल्यू c से ज़्यादा है क्या? अगर ये भी सही है तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर a की वैल्यू b से c से छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है, तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर
यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, हटा देते हैं। मैंने सोचा था कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि दो कंडीशंस को चेक करता है, दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करता है, ठीक है, कंपेयर करता है। तो हम लोग इसे यूज़ करेंगे, अगर a इज़ ग्रेटर देन b, लॉजिकल एंड a इज़ ग्रेटर देन c ये है, तो क्या हो जाएगा, printf value of a is ठीक है। फिर हमने चेक किया, एल्स इफ में क्या चेक किया हमने कि अगर b इज़ ग्रेटर देन c, इज़ ग्रेटर देन c and b is greater than a, और एल्स में क्या आ जाएगा, अगर b a भी बड़ा नहीं है और b भी बड़ा नहीं है तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली है c की वैल्यू ही सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। हम लोगों ने क्या चेक किया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस दी हमने, ये ठीक है। पहली कंडीशन क्या है हमारी, a इज़ ग्रेटर देन b, क्या ये कंडीशन ट्रू है, a की वैल्यू b से ज़्यादा है क्या, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, b की वैल्यू क्या है 20, क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था एंड ऑपरेटर के लिए, तो एंड ऑपरेटर को क्या चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन भी ट्रू चाहिए और दूसरी कंडीशन भी ट्रू चाहिए, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों कंडीशन फॉल्स है, पहली कंडीशन तो फॉल्स है, तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो दूसरी कंडीशन तक जाएगा ही नहीं, लॉजिकल एंड। पहली फॉल्स है ना, चलो काम छोड़ो आगे बढ़ो, पहली कंडीशन फॉल्स है तो वो वहाँ जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक करने, नेक्स्ट इफ़ के बाद वाला स्टेटमेंट एल्स इफ, यहाँ पर चेक करेगा क्या b की वैल्यू c से ज़्यादा है क्या, पहली कंडीशन चेक हो रही है, b की वैल्यू c से ज़्यादा है क्या,
फॉल्स है। ये भी फॉल्स है। तो यहाँ पर भी लॉजिकल एंड हमने यूज़ किया है, तो ये लॉजिकल एंड क्या करेगा, ये जैसे ही उसे फॉल्स मिलता है तो ये एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, ये डायरेक्टली जंप करेगा एल्स पोर्शन पे और ये पार्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई गलती है क्या, सिंटैक्टिकली या लॉजिकली? सर सी का कुछ हमने लिखा नहीं है, जैसे इफ बी इज ग्रेटर देन सी लॉजिकली जो है, जैसे सी इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन ए हमने लिखा ही नहीं, देखिए क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या चेक किया, पहले ए बी से बड़ा है क्या और सी से बड़ा है क्या, ये हम लोगों ने चेक किया पहली कंडीशन। तो ये दोनों फॉल्स हो गए, मतलब ए बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है। ठीक है, फिर हमने चेक किया कि बी सी से बड़ा है क्या, तो ये गलत हो गया। फिर हमने चेक किया कि बी ए से बड़ा है क्या, तो ये तो कंडीशन ट्रू है। ओके, मतलब ए क्या है, बी क्या है, ए से बड़ा है, लेकिन बी जो है वो सी से छोटा है। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो आखिरी में क्या बचता है कि हाँ ऑब्वियसली अगर बी से भी छोटा है, बी से भी सी बड़ा है और ए से भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्या है कि सी की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पर सी के लिए नहीं दिया है। एल्स पोर्शन में हम लोगों ने डायरेक्टली सी को सबसे बड़ा बता दिया। क्या इसमें कोई आपको लगता है कि लॉजिकली कोई गलती है? चलिए हम लोग कंपाइल करके देखते हैं इसे। देखिए कंपाइल करके देखा हमने इसे, सिंटैक्टिकली इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, हम लोग इसमें सिंटैक्टिकली कोई गलती नहीं है हमारे इस प्रोग्राम में, लेकिन इस प्रोग्राम का आउटपुट जो है हमें प्रॉपरली नहीं मिलेगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम लोग क्या चाहते हैं कि वैल्यू प्रिंट हो जाए। मान लीजिए एक वैल्यू ऑफ ए इज बिगेस्ट वैल्यू, तो उसके बाद वैल्यू भी प्रिंट हो जाए कि हाँ 10 नंबर ये सबसे बड़ा है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखिए हमें अगर कोई डिजिट प्रिंट करना है तो हमें क्या करना होगा, %d के बाद हम लोग क्या देते हैं यहाँ पर, ये देंगे, यहाँ पर क्या होगा b और ये हो जाएगा c। ठीक है, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ c इज़ 30 बिगेस्ट वैल्यू। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, देखिए इंटीजर a मेमोरी में अलॉट हो गया, b भी एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, असाइन हो गया उसको, c भी असाइन हो गया। ये आउटपुट स्क्रीन है, तो आउटपुट स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देखिए आउटपुट स्क्रीन हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है कि a इज़ ग्रेटर देन b, लॉजिकल एंड a इज़ ग्रेटर देन c। इनमें से पहले कंडीशन चेक होगी a इज़ ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू मिलती है पहली कंडीशन, तो ही ये दूसरी कंडीशन को चेक करने जाएगा। ठीक है,
अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स मिल गई तो ये दूसरी कंडीशन तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है। तो ये यहाँ से कहाँ जंप करेगा, डायरेक्टली यहाँ पर एल्स इफ पे आएगा, क्योंकि इससे क्या हुआ, पहली कंडीशन फॉल्स मिल गई तो ये दूसरी कंडीशन चेक करने गया ही नहीं, डायरेक्टली देखिए यहाँ पे आ गया बी एल्स इफ में। अब यहाँ पे क्या हो गया, बी इज़ ग्रेटर देन सी, क्या ये सही है? ये भी गलत है, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट अगर ये हमारे रिजल्ट फॉल्स आता है तो ये इसका जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये स्किप कहाँ कर जाएगा, ये ब्लॉक स्किप कर देगा और ये उसके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, एल्स पोर्शन पे आएगा। फिर ये एल्स पोर्शन पे आया और उसने एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट कर दिया, प्रिंटफ ये पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया और ये हो गया प्रिंट वैल्यू ऑफ सी इज़ 30, बिगेस्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ ये लॉजिकल एंड? लॉजिकल एंड क्लियर हुआ? फिर से एक्सप्लेन करना है? देखिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आपको क्लियर है? हम लोगों फिर से एक्सप्लेन करूँ मैं इसे? हाँ सर। फिर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि दो कंडीशन चेक होती है, एंड और लॉजिकल एंड ऑपरेटर में और लॉजिकल और ऑपरेटर में। ये दोनों ऑपरेटर क्या करते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस अगर हो तो यहाँ पे हम लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी करेंटली हमने यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है क्या? ए के अंदर क्या वैल्यू है हमारी, 10, ठीक है। हाँ। अब 10 इज़ ग्रेटर देन 20, क्या ये सही है? ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ये वैल्यू इसका आउटपुट सही आएगा क्या? नहीं। तो ये रिज़ल्ट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने चार्ट देखा था यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर को क्या चाहिए, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या हो गया, पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो पहली कंडीशन अगर फॉल्स होती है और दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी क्या है, फॉल्स ही है। ओके, ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन भी क्या है, ये भी फॉल्स है। तो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस वजह से ये जो इसका ट्रू सेक्शन है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा और ये दूसरी कंडीशन उसके नेक्स्ट वाली लाइन पे एग्जीक्यूशन के लिए चला गया। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या है, दूसरी एक कंडीशन है, बी इज़ ग्रेटर देन सी, क्या ये कंडीशन ट्रू है? बी की वैल्यू क्या है, 20 और सी की क्या है, 30। तो क्या 20 इज़ ग्रेटर देन 30, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ओके, तो जैसे ही उसे पहली कंडीशन फॉल्स मिलती है तो ये दूसरी कंडीशन पे जाएगा ही नहीं चेक करने, ये क्या कर जाएगा,
स्किप कर जाएगा, एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा। अब एल्स पोर्शन में क्या है, एक ही स्टेटमेंट है हमारा, हमने इसको प्रिंट किया है कि सी वैल्यू ऑफ सी इज बिगेस्ट वैल्यू। ओके, क्लियर हुआ ये? ठीक है सर। ठीक है, तो आज रुकते हैं फिर यहीं। हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने आज असाइनमेंट ऑपरेटर देखे, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद हमने देखा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद हमने देखे लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखे 3 ऑपरेटर, एंड, और नॉट। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी रिजल्ट आता है उसका रिवर्स कर देता है, मीन्स ट्रू हुआ तो वो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स हुआ तो उसका ट्रू कर देगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या? नहीं सर। ठीक है, चलिए तो रुकते हैं आज।